नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 से है और चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम है सारणिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब देखिएगा, आव्यूह हमने पढ़ लिया है और आव्यूह के गुणधर्म भी पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं कि एक बहुत ही गणित में महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही शानदार नाम है, वो नाम है सारणिक। अब ये सारणिक जो है वो कहीं ना कहीं आव्यूह से ही जुड़ा हुआ है ना। मतलब जो डिटर्मिनेंट है वो कहीं ना कहीं एक आव्यूह या फिर मैट्रिक्स से ही लिंक होता है, उसी से ही संबंध होता है, लेकिन उससे कुछ अलग होता है। तो यह अलग विशेषता क्या है उसे आज की क्लास में क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सारणिक की परिभाषा की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले उसको देखते हैं। परिभाषा है ना, देखिएगा, किसी वर्ग आव्यूह को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। आव्यूह का यह संख्यात्मक मान सारणिक कहलाता है। सारणिक कहलाता है। अब देखिएगा, इसकी परिभाषा अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। सबसे पहला है किसी वर्ग आव्यूह, मतलब अगर हम किसी आव्यूह का सारणिक ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो यह केवल और केवल मात्र एक वर्ग आव्यूह के लिए ही परिभाषित होगा। यदि आपको कोई बोले कि एक आव्यूह 2/3 की है, क्या इसका सारणिक परिभाषित होगा क्या? जी नहीं, 2/3 की आव्यूह का सारणिक परिभाषित नहीं होगा। सारणिक केवल एक वर्ग आव्यूह का ही परिभाषित होता है, और यह ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आव्यूह किसका सारणिक किसका परिभाषित है? केवल और केवल वर्ग आव्यूह का। अब किसी वर्ग आव्यूह को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अगर किसी आव्यूह को वास्तविक संख्या के रूप में लिखते हैं तो वह वास्तविक संख्या उस आव्यूह का क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है, डिटर्मिनेंट कहलाती है। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह A है और ये आव्यूह में अवयव जो है वो हमारे पास 2 है। यह कितने बाय कितने का आव्यूह है? 1/1 का आव्यूह है। मैं बोलता हूं कि A आव्यूह का सारणिक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी सारणिक को निरूपित करने के लिए उस आव्यूह के बाएं और दाएं दोनों तरफ क्या बना दो? ऐसी खड़ी रेखाएं बना दो। तो इसे A आव्यूह बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्या? A आव्यूह, और यह हो जाएगा A आव्यूह का सारणिक। A आव्यूह का क्या हो जाएगा? सारणिक हो जाएगा। जब भी आपको गणित में ऐसा नोटेशन दिखे जहां पर A कोई आव्यूह है तो यह A आव्यूह का क्या होगा? सारणिक होगा। अब यहां पे समांतर रेखाएं खींचिए तो यह आव्यूह का जो ब्रैकेट है वह भी समांतर रेखाओं में परिवर्तित हो जाएगा और अंदर का अंक 2 रहेगा। यह 1/1 का सारणिक है। अब इस 1/1 के सारणिक का हम मान ज्ञात कर सकते हैं, और इस 1/1 के सारणिक का मान वही संख्या होती है जो इसके अंदर लिखी हुई। बात समझ में? मैं आव्यूह 2 को 2 नहीं लिख सकता, लेकिन सारणिक 2 को मैं 2 लिख सकता हूं। तो आप खुद देख सकते हैं, यह एक आव्यूह है। इस आव्यूह को हमने एक वास्तविक संख्या के रूप में लिखा है। किसकी सहायता से? सारणिक की सहायता से। तो सारणिक इस आव्यूह A का किसके बराबर मान दे रहा है? 2 के बराबर।
तो हमारी परिभाषा यही बोल रही है कि किसी आव्यूह को वास्तविक संख्या के रूप में लिखा जा सकता है तो वह आव्यूह का संख्यात्मक मान ही उस आव्यूह का क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनिएगा, अगर मैं बोलूं मेरे पास एक बी आव्यूह है, ठीक है, और बी आव्यूह मैं अंदर ले लेता हूं, मान लीजिए यहां पर 5, ठीक है, और ये कितने बाय कितने की आव्यूह, 1 बाय 1 की। अब मुझे इसका सारणिक ज्ञात करना है तो मैं बी सारणिक बराबर, इसमें भी सारणिक का चिन्ह लगाऊंगा, ये 1 बाय 1 का, तो आंसर कितना आएगा, 5 के बराबर। तो इस आव्यूह बी का सारणिक, बी सारणिक जिसका मान किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी आव्यूह के सारणिक का मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन यह केवल 1 बाय 1 का आव्यूह है। इसका मतलब अगर मैं लिखूं क्या, 1 बाय 1 वर्ग आव्यूह का या के सारणिक का मान उसमें लिखे अवयव के तुल्य ही होता है, उसमें लिखे अवयव के तुल्य ही होता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसे जनरल फॉर्मेट में लिखूं, a बराबर ए आई जे है ना, a बराबर ए आई जे, और ये हमारे पास 1 बाय 1 का है, इसका मतलब इसमें पंक्ति भी एक है, स्तंभ भी एक है, तो ओनली a11 ही आएगा, ये 1 बाय 1 का। यदि मैं a सारणिक का मान ज्ञात करता हूं तो a सारणिक क्या आएगा, a11 का सारणिक, मतलब इसका मान किसके बराबर आएगा, a11 के बराबर। ये हमारा क्या है, 1 बाय 1 का वर्ग आव्यूह है जिसके सारणिक का मान हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है जी। लेकिन क्या सभी में ऐसा नियम लागू होता है कि नहीं होता है? चलते हैं आगे और देखते हैं। अब हम बात करेंगे 2 बाय 2 के वर्ग आव्यूह का सारणिक, ठीक है, 2 बाय 2 के वर्ग आव्यूह का सारणिक, ठीक है। यदि हमें बोला जाए कि एक आव्यूह कैपिटल ए है जो कि 2 बाय 2 की है ना, मतलब a11, a12, a21 और a22 है ना, कितने बाय कितने की है, 2 बाय 2 की वर्ग आव्यूह, और मुझे बोला जाता है कि a का हमें सारणिक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, काफी बार इस सारणिक को डेल से भी लिखा जाता है, डेल्टा से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सारणिक को नोटेशन करने का तरीका क्या, या तो आव्यूह वाला यहां पर जिससे आव्यूह निरूपित हो रहा है वो अक्षर लिख दो और 2 समांतर रेखाएं खींच दो, या फिर उसके स्थान पर आप डेल भी लिख सकते हो। तो अगर 2 बाय 2 का अगर कोई आव्यूह है तो उसका फॉर्मूला होता है या फिर उसको निकालने का तरीका होता है विकर्ण अवयवों का गुणन माइनस प्रति विकर्ण अवयवों का गुणन, प्रति विकर्ण अवयवों का गुणन, ठीक है। अब ये विकर्ण अवयव और प्रति विकर्ण अवयव क्या होते हैं, तो ये जो a11 और a22 दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं हमारे पास विकर्ण अवयव, और यहां से a21 और a12 है, ये होता है हमारे पास क्या, प्रति विकर्ण अवयव। तो यहां पर हमारे पास विकर्ण अवयव क्या, a11 इंटू a22 माइनस का a21 इंटू a12, यह किसी 2 बाय 2 के आव्यूह का क्या होगा, सारणिक होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल मान लेते हैं कोई हमारे पास एक बी है आव्यूह, और ये हमें दे रखी है 2, 4, 5 और 6, है ना। अब देखिएगा, अगर हम बी सारणिक का मान ज्ञात करते हैं तो बी सारणिक का मतलब क्या होगा, 2, 4, 5 और 6, ठीक है। यह 2 बाय 2 का आव्यूह है,
तो सारणिक भी 2/2 का ही बनेगा। अब इसमें विकर्ण अवयव कौन से हैं? 2 और 6। 6 की 2 से गुणा करेंगे और माइनस का प्रति विकर्ण अवयव कौन से हैं? 4 और 5। तो 5 की 4 से गुणा कर देंगे, तो 6 गुणा 2 12, माइनस का 5 गुणा 4 कितना? 20। तो हमें कितना मिल जाएगा? माइनस का 8। ध्यान दीजिएगा, सारणिक का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको आप मॉड मत समझ लेना, मापांक मत समझ लेना, जो कक्षा 11वीं का एक फलन हुआ करता था ना, मापांक फलन। मापांक फलन नहीं है यह, क्या है? सारणिक। तो सारणिक का मान 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। वह निर्भर करेगा कि विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव, जो कि 2/2 की आयु के सारणिक का मान है या निकालने का तरीका है, उससे क्या मान आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ नोट करके लिखवा देता हूं आपको, है ना। नोट करके क्या? किसी सारणिक का मान, किसी सारणिक का मान धनात्मक, ऋणात्मक या 0 हो सकता है। ठीक है जी। अब 0 वाला क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा, एक बता देता हूं। मान लीजिए हम एक आयु ले लेते हैं a, है ना। इसे मैं 2 और 5 लिख देता हूं, इधर 1 और 10 लिख देता हूं। समझदार लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने यही अवयव क्यों लिए। अब a सारणिक का मान यहाँ 2 आ जाएगा, 1, 10 और 5। ठीक है, ये आपके पास 2/2। अब सिंपल सी बात है, विकर्ण अवयवों की गुणा करेंगे तो 5 गुणा 2 माइनस प्रति विकर्ण अवयवों की गुणा करके लिखेंगे तो 10 गुणा कितना? 1। तो 10 माइनस का 10, आंसर कितना आएगा? 0। तो a सारणिक का मान किसके बराबर आया? 0 के बराबर। तो हमने धनात्मक का उदाहरण देखा, ऋणात्मक का भी बताया मैंने, और 0 का भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहां से बता दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सारणिक का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए। अब अगर मुझे पूछा जाए क्या कि 3/3 का ना, मुझे पूछा जाए 3/3 क्रम की आयु का सारणिक, 3/3 क्रम की आयु का सारणिक। ठीक है जी, अब देखिएगा क्या। ठीक है, मैं यहां पे मान लेता हूं एक आयु है 3/3 क्रम की। ठीक है, मतलब इसमें टोटल 9 अवयव होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक, ये हमारे पास क्या है? 3/3 की क्रम का आयु है। अब इसका अगर हमें सारणिक निकालना है तो A में सारणिक का चिन्ह लगा देंगे या फिर डेल लिखेंगे। आगे सवालों में आपको कई जगह, काफ़ी जगह डेल भी मिलेगा, तो आप इससे अभी से परिचित हो जाएं, इसलिए मैं इसका भी प्रयोग कर रहा हूं साथ में। ये आएगा A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, अब देखिएगा इसको कैसे हल करना है, ध्यान दीजिए। अब इसको हल करने के लिए इस सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है मैं बताता हूं। मैं ये मानता हूं कि मैं इस सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहा हूं, मतलब R1 के सापेक्ष कर रहा हूं। ठीक है जी, अब सुनना, अगर मैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर, ठीक है। अब R1 के सापेक्ष इसको प्रसारित कर रहा हूं तो देखिएगा उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको ये आपका R1 दे रखा है ना, ये R1 पंक्ति 1 है, तो पंक्ति 1 वाले अवयवों को कैसे लेना है देखिएगा।
सबसे पहले लेंगे इसका A11, क्या लेंगे A11। तो मैंने यहां पर क्या लिख रहा हूं, A11 लिख रहा हूं, ये A11 मैंने ले लिया, ठीक है। अब सुनिएगा, A11 लिखने के पश्चात A11 वाली पंक्ति और A11 वाला स्तंभ को छिपा लो, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छिपा लो, तो आपको 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं। वो चारों के चारों अवयव आपको यहां पर लिख देने। कौन से? A22, A23, A32 और A33। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब सुनिएगा, अब A11 हो गया, अब A12 की बारी। यहां पर A12 लिखता हूं मैं, ठीक है। अब A12 देखिएगा, ये A12 लिखा मैंने। अब A12 लिखने के पश्चात हमें क्या करना है, A12 वाली पंक्ति और A12 वाला स्तंभ जो है वो छिपा देना है। दिखाई दे रहा है? पीछे आपको ये 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं, ये चारों के चारों अवयव आपको यहां पे रख देने, ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ, मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छिपा देने। तो बच्चे क्या, A21, A23, A31 और A33, ठीक है। फिर लास्ट में तीसरा कौन सा अवयव है, A13 है ना। अब A13 के लिए वही करना है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपा देना है। तो ये आपके पास पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ छिपा दिया, तो आपको 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं, ये 4 अवयव एज इट इज आप इसमें रख दीजिए। तो कितना आएगा भाई हमारे पास, A21, A22, A31 और A32, ठीक है। अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, बोले सर आपने इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगाए, है ना। जी हाँ, इसके बीच में चिन्ह आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे वो मैं आपको समझाता हूं। इसके चिन्ह निर्धारित होते हैं कुछ ऐसे, देखिएगा। स्टार्टिंग करनी है प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस, दिखाई दे रहा है। तो A11 के ऊपर कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहां पे प्लस है। A12 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहां पर आपको क्या लगा देना है, माइनस लगाना। फिर A13 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहां पर आपको क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है। अब क्या, अब हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब थोड़ा गौर से देखो, यह तो अपने 2/2 के क्या है, सारणिक है, और 2/2 के सारणिक को निकालने का तरीका क्या, विकर्ण अवयवों का गुणन माइनस प्रति विकर्ण अवयवों का गुणन। अभी हमने देखा, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव करेंगे प्रत्येक के लिए ना, किसके लिए करेंगे, प्रत्येक के लिए। तो देखिएगा क्या प्राप्त होगा, ये A11 तो पढ़ा ही है। अब देखिएगा विकर्ण अवयव, ये A22 इंटू A33 माइनस का प्रति विकर्ण अवयव, ये कितना आएगा, A32 इंटू A23, ठीक है। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। A12 तो वैसा का वैसा ही। अब विकर्ण अवयव कौन से, ये वाले। A21 का गुणा करेंगे A33 से, माइनस प्रति विकर्ण अवयव ये वाले, क्या आएगा, A23 का गुणा करेंगे A31 से, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह A13, फिर वही विकर्ण अवयव A21 इंटू A32 माइनस का, ये अपने पास प्रति विकर्ण अवयव मतलब A31 इंटू A22, ठीक है जी। अब क्या करना है, सिंपल गुणा कर देते हैं अंदर, A11 A22 A33 माइनस का, A11 A32 A23 माइनस का, A12 A21 A33 प्लस का, माइनस माइनस प्लस, A12 A23 A31, ठीक है। फिर प्लस का A13 A21 A32, फिर माइनस का A13 A31 और A22। इस तरीके से एक 3/3 क्रम के आव्यूह का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, सारणिक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। ये जितना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है उतना है नहीं, जब एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए हमें A बराबर दे रखा है, यहाँ से एक आव्यूह 2 1 4 1 5 6
014। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ए सारणिक का मान ज्ञात करना है। ए आव्यूह दे रखा है और ये कितने बाय कितने का, 3/3 क्रम का। ठीक है, अब ए सारणिक ज्ञात करना है तो ए सारणिक क्या आएगा, इस आव्यूह के ऊपर हम क्या कर देते हैं, इस आयताकार बक्से को हटा करके दो समांतर रेखाएं खींच देंगे ताकि हमारा यह क्या बन जाए, सारणिक बन जाए। अब ये आपके ऊपर है, आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसारित कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। यह सारणिक की खासियत है, आगे जाके गुणधर्म में लिखवाऊंगा अभी। देखिए मैं फिर से R1 के सापेक्ष है ना, R1 के सापेक्ष ये अपना R1 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर देखिएगा, R1 के सापेक्ष प्रसारित करने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा 2 है ना, उससे पहले मैं चिन्ह निर्धारित कर देता हूं, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ताकि अपने को ध्यान रखे ना। तो अपने पास क्या है, 2 है और वो प्लस का है। ठीक है, इसके पश्चात क्या करना है, 2 वाली पंक्ति और 2 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, 2 वाली पंक्ति और 2 वाला स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचा, 5 6 1 4, 5 6 1 4 लिख दिया। फिर एक के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। अब बना देंगे 2/2 का सारणिक, एक वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 6 0 4, 1 6 0 4 आ गया। ठीक है, फिर 4 को लेंगे, क्योंकि इस पंक्ति के सापेक्ष हम प्रसारित कर रहे हैं तो 4 को लेंगे। तो 4 को अगर हम लेंगे तो क्या करेंगे, 4 वाली पंक्ति और 4 वाले स्तंभ को छोड़ देंगे, 4 वाली पंक्ति 4 वाले स्तंभ को छोड़ दिया, यह आएगा 1 5 0 1। ठीक है जी, अब वही काम करना है, सारे 2/2 के सारणिक है, क्या करेंगे भाई, विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव से हल करेंगे। तो ये 2 है अपने पास, ये कितना आएगा, 5 × 4 20, माइनस का कितना 6, माइनस का 1, 1 × 4 4 आएगा, 0 × 6 0 आएगा, प्लस का कितना 4, ये आपके पास 1 माइनस का 5 × 0 कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2 × 20 में से 6 जाएगा, 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब ये 4 प्लस का, ये माइनस का है तो माइनस का 4, और ये 4 है और ये आपके पास कितना है, 4 × 1 4, -4 और +4 कट गए। अब 14 × 2 कितना होता है भाई, 28 होता है। इसका मतलब हमारे पास हमारा अंतिम उत्तर ए सारणिक का जो मान आएगा वह किसके बराबर आ रहा है, 28 के बराबर। तो मैंने क्या बोला, किसी वर्ग आव्यूह को किसी वास्तविक संख्या के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो वह उस वर्ग आव्यूह का क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, 4/4 का वर्ग आव्यूह का सारणिक है ना अगला। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अगर ऐसा कुछ सारणिक आ जाए, है ना, वैसे सिलेबस में नहीं है, फिर भी किसी मोड पे अगर मुलाकात हो जाए ऐसे 4/4 के वर्ग आव्यूह से, तो उसका सारणिक कैसे निकाल सकते हैं। तो 4/4 क्रम की वर्ग आव्यूह का सारणिक, क्रम की वर्ग आव्यूह का सारणिक, वर्ग आव्यूह का सारणिक, है ना। देखिएगा कैसे, मान लीजिए हमें एक सारणिक दे रखा है। अब देखो मैं डायरेक्ट सारणिक लिख रहा हूं ना, कुछ चीजें समझदारों की तरह समझना। 4/4 बार बार मैं आव्यूह नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे पता है कि 4/4 का है तो क्या वो बक्सा हटा करके समांतर रेखाएं तो बनानी, तो मैं डायरेक्ट डेल लिख रहा हूं, डेल का मान एक सारणिक के बराबर। और 4/4 का है तो A11 A12 A13 और A14, यहां से A21 A22 A23 और A24, फिर A31 A32 A33 और A34, फिर आ जाएगा A41 A42 A43 और A44। ये 4/4 का सारणिक। अब किसी भी पंक्ति के सापेक्ष हम इसको प्रसारित कर सकते हैं, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए जब तक आपको बोला नहीं जाए आप R1 को ही सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि R1 से करना सबसे आसान होता है और इजी टू कैलकुलेशन होता है, क्योंकि इस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो R1 से बहुत आसानी से निकल जाएगा, प्लस माइनस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिएगा वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या, A11 मतलब R1 के सापेक्ष हम प्रसारित कर रहे हैं, ध्यान रखना ना, क्या R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर
प्रसारित करने पर। ठीक है, तो देखिएगा R1 का पहला अवयव क्या है, A11। अब ध्यान देना भाई, इस बार A11 वाली पंक्ति और A11 वाला स्तंभ अगर छोड़ दें तो ध्यान से देखिए 3x3 का आपको क्या मिलेगा, सारणिक मिलेगा। ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ देंगे तो 3x3 का क्या लिखेंगे, A22, A23, यहां से A24, फिर आएगा A32, A33 और A34, फिर A42, A43 और A44। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, क्योंकि A12 के आगे माइनस लगा हुआ, पुनः 12 वाली पंक्ति और 12 वाला स्तंभ छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, यहां से A21, ये वाला छोड़ना है, A23, A24 है ना, फिर कितना आएगा A31, A33, A34 है ना, फिर A41, A43 और A44। ठीक है, अब A13 वाली पंक्ति और A13 वाला स्तंभ, तो A12 सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगाएंगे, A13 है ना, क्या आएगा, ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ छोड़ दो तो कितना आएगा भाई, A21, A22, A24 है ना, A31, A32 और A34, फिर A41, A42 और A44। क्लियर, लास्ट में माइनस का चिन्ह A14 का मतलब है 14 वाली पंक्ति और 14 वाला स्तंभ जो है वो छोड़ दो, मतलब पहले वाले 9 अवयव इधर वाले है ना, क्या लिखेंगे, A21, A22, A23 है ना, फिर A31, A32, A33, A41, A42 और A43। क्लियर, अब 3x3 का और 3x3 का जस्ट मैंने अभी आपको बताया, पहली पंक्ति के सापेक्ष करोगे तो 2x2 का ये मिलेगा, इसके लिए करोगे तो ये 4 अवयव मिल जाएंगे, मतलब 4x4 को रिड्यूस करोगे 3x3 मिलेगा, 3x3 को रिड्यूस करोगे तो 2x2 मिलेगा, और 2x2 को हल करने का तरीका बताया, विकर्ण अवयव माइनस प्रतिविकर्ण अवयव। बात समझ मारी। अब इसके बाद का स्टेप आपको पूरा पता है। ठीक है, और जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, आप चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे आप बीएससी करें, चाहे कुछ भी करें, तो आपको n/n ऑर्डर का भी सारणिक निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपके 4x4 का है और n का मान 100, 50, 500 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए फिर हायर क्लासेस में जाकर के और अच्छे से इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब बड़े क्रम के लिए। ठीक है, बस हमारे क्लास 12th में तो 3x3 का ही है। ठीक है, और 4x4 का तो आएगा ही नहीं, और आ भी जाए तो मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया। वैसे ही 5x5 का निकालना है, इसका मतलब आप क्या करोगे, 5x5 को 4x4 में, 4x4 को 3x3 में, 3x3 को 2x2 में, और 2x2 का क्या होगा, विकर्ण अवयव माइनस प्रतिविकर्ण अवयव। क्लियर है भाई सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं यहां से कि किसी आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या होता है। हम बताएंगे आव्यूह और सारणिक में अंतर, आव्यूह एवं सारणिक में अंतर। ठीक है, अब देखिए यहां लिखता हूं मैं आव्यूह, ठीक है, और यहां लिखता हूं मैं सारणिक। ठीक है, देखिएगा पहला है अंतर, आव्यूह का क्रम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण से 2x3, 4x3, 2x2 आदि। लेकिन सारणिक का क्रम, सारणिक केवल वर्ग आव्यूह का ही
परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। इसका मतलब इसका क्रम जो होगा वह सदैव सदैव क्या होगा, 2x2 का, 3x3 का या 4x4 का। मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होनी आवश्यक है। ठीक है जी। दूसरा अंतर, आव्यूह का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान परिभाषित नहीं होता, लेकिन उसको किसी संख्या के रूप में लिखा जरूर जा सकता है, परिभाषित नहीं होता है ना। लेकिन सारणिक का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान परिभाषित होता है। ठीक है, क्लियर है। फिर तीसरा, आव्यूह को प्रसारित नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, प्रसारित नहीं कर सकते, लेकिन सारणिक का मान तो प्रसारित करके ही नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन सारणिक का मान तो प्रसार से ही ज्ञात होता है, सारणिक को प्रसारित किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है जी। यह मुख्य अंतर है आव्यूह और सारणिक के मध्य का। ठीक है, अब देखिएगा, यह मुख्य अंतर है। फिर तो धीरे धीरे क्या है कि आव्यूह और सारणिक की जैसे जैसे प्रॉपर्टीज बनती जाएगी वैसे खूब सारे अंतर जो है वो ज्ञात हो सकते हैं। लेकिन हमारा जो बेसिक है वो मैं आप चलिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, एक सारणिक को ज्ञात करने का एक और मेथड भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सारणिक का सारूस रूप या विधि से हल, विधि से हल। अब ये क्या है सारूस रूप या सारूस विधि से हल, मैं आपको बताता हूं यहां से। मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है डेल, और मैं 3x3 का ले लेता हूँ ना। 3x3 का मतलब A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक 3x3 का क्या है हमारे पास सारणिक है। अब देखिएगा, इस 3x3 के सारणिक को अगर हमें हल करना है तो हम इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। किसकी सहायता से? वो हम कर सकते हैं इसको सारूस चित्र की सहायता से या सारूस डायग्राम की सहायता से इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिएगा, हमें क्या करना है, जो हमें सारणिक दे रखा है ना, उस सारणिक में आप देख सकते हैं इसमें 3 ही पंक्तियां और 3 ही स्तंभ है। तो मैं एक काम करूंगा यहां से कि जो 2 पहले वाले स्तंभ है ना उसको एज इट इज आपको कॉपी करना है। मतलब ये A11, A21 और यहां से A31। ठीक है, और A12, A22 और A32। क्लियर है? आपको एज इट इज क्या करना है, इन दोनों स्तंभों को उस तरफ क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। एज इट इज जो दिया हुआ है वो लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से, अब हम यहां से करेंगे विकर्ण माइनस का प्रतिविकर्ण। विकर्ण माइनस का प्रतिविकर्ण कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूं। यहां से देखिएगा, यहां से कुछ इस तरीके से देखिएगा, हमारे यहां पर एक तो ये विकर्ण बन रहा है, ध्यान से देखिए,
ठीक है, एक ये विकर्ण बन रहा है, दिख रहा है, ठीक है। और विकर्ण दूसरा कौन सा बन रहा है, एक विकर्ण हमारा ये बन रहा है, देख रहे हो, ठीक है। और एक विकर्ण कौन सा बन रहा है, एक विकर्ण हमारा ये बन रहा है, क्लियर है। ये तो विकर्ण बन रहे हैं। अब प्रति विकर्ण, सबसे पहले विकर्ण ये बन रहे हैं तो इनका मान लिख देता हूं। इनका मान आपस में गुणा करके लिखना है, मतलब कहने का मतलब इसका आंसर आएगा A11, A22 और A33। बात समझ में आई, ठीक है। प्लस में क्या, इनका गुणन मतलब A12, A23 और A31, ठीक है। फिर प्लस में इन तीनों का गुणन मतलब A13, A21 और A32, ठीक है। अब बीच में लगाना है माइनस का चिन्ह। विकर्ण अवयव सारे गुणा में हो गए। अब क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं और प्रति विकर्ण अवयव लेते हैं, ठीक है। प्रति विकर्ण अवयव मतलब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, और विकर्ण कौन सा बन रहा है हमारा, देखिएगा पहला विकर्ण, ध्यान दीजिएगा, पहला विकर्ण कौन सा बन रहा है, पहला विकर्ण बन रहा है ये, एक ये विकर्ण बन रहा है, ठीक है। एक विकर्ण कौन सा बन रहा है हमारा, एक विकर्ण बन रहा है ये वाला, देख रहा, ठीक है। और तीसरा विकर्ण कौन सा बन रहा है, तीसरा विकर्ण बन रहा है हमारा ये वाला, ठीक है। तो विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव, तो इसमें क्या क्या गुणा कर रहे हैं, यहां से इसकी गुणा आएगी हमारे पास क्या, ये आएगी हमारे पास A31, A22, A13, A31, A22 और A13, क्लियर है। और ये माइनस में प्लस A32, A23, A11, ठीक है। ये आएगा A32, A23 और A11, ठीक है। प्लस में लास्ट में कौन सा, A33, A21, A33, A21 और A12, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारूस विधि द्वारा इस दिए गए 3x3 के सारणी को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब इस पर आधारित एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से मैं एक आव्यूह ले लेता हूँ, A बराबर 2, 4, 1, 5, 0, 1, 7, 2, 7, 2 और 0, ठीक है। यह हम A सारणी की ले लेते हैं ना। अब A सारणी का मान हमें ज्ञात करना, तो ये समांतर रेखाएं आ जाएगी, ठीक है। A सारणी का मान जो है वो सारूस विधि से हल कीजिए, सारूस विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब सारूस विधि से हल करने का तरीका मैंने आपको बताया, क्या, जो भी आपको सारणिक दे रखा है उसको आप लिख दीजिए। ये अपने पास कितना है, 2, 5, 7, 4, 0, 2, 1, 1, 0, ठीक है। अब रिपीट कौन से करेंगे, 2, 5, 7, 4, 0 और 2, ठीक है। अब विकर्ण और प्रति विकर्ण बनाते हैं। ये आपका पहला विकर्ण, ठीक है, फिर आपका ये दूसरा विकर्ण, फिर ये आपका तीसरा विकर्ण, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, यहाँ से मान आया 2 गुणा 0 गुणा 0, है ना, एक बार लिख लेते हैं फिर 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। 4 गुणा 1 गुणा 7, 4 गुणा 1 गुणा 7, फिर 1 गुणा 5 गुणा 2, 1 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है, माइनस का। अब प्रति विकर्ण अवयव निकालते हैं। प्रति विकर्ण अवयव में देखिएगा, पहला तो आपका ये बनेगा, ठीक है, दूसरा आपका ये विकर्ण बन रहा है और तीसरा आपका ये विकर्ण बन रहा है, ठीक है। तो माइनस में क्या आएगा, यहाँ से माइनस में आएगा हमारे पास 7 गुणा 0 गुणा 1, 7 गुणा 0 गुणा 1, ठीक है। फिर 2 गुणा 1 गुणा 2, ये 2 गुणा 1 गुणा 2, ठीक है। फिर 0 गुणा 5 गुणा 4, 0 गुणा 5 गुणा 4। यहाँ तक मामला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए ये तो 0 आएगा, 7 गुणा 4 कितना आएगा, 28, और ये अपने पास कितना आएगा, तीसरा वाला जो था अपने पास वो कितना था, ये 5 गुणा 2 गुणा 1 ना, ये 2 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। माइनस का ये अपने को कितना मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है, 2 दूनी 4 मिल रहा है, और उधर वाला कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है।
तो 28 प्लस 10 38, 38 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 34, 34 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अब आपको ना तो 3/3 से 2/2 बनाना है, नहीं 2/2 से विकर्ण अवयव माइनस प्रति विकर्ण अवयव को हल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सारूस विधि द्वारा हम किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सारणी की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, गुणधर्म को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।